अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे जूम पे बैठे हैं, लाइव हैं, फिजिकल बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सबको अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस नॉलेज 2.3 को ख़त्म करेंगे और सेलोस जो आज के स्पेसिफिक इस लेक्चर में डिस्कस होंगे वो हैं जी हाउ आयनाइजेशन एनर्जी अकाउंट्स फॉर द ट्रेंड। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देखेंगे डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कैसे काम करती हैं, वैसे तो इस पर कल बात हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंस द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई, इनर शेल्स एंड सब शेल्स एंड स्पिन पेयर रिपल्शन। इस पे बात करेंगे। तो यही दो एसएलओ रह गए थे, बाकी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे। तो एंड पे एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे, तमाम एसएलओ को रिकॉल कर लेंगे। ये हमारा कल का लेक्चर था जिसमें हमने कोवलेंट रेडियस को डिस्कस किया था, आयोनिक रेडियस को डिस्कस किया था, डिफरेंट तरह के और रेडियाई थे उनको हमने देखा था, एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखा था टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। फिर मैंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस हाईलाइट करवाए थे जो इन फ्यूचर आप डिस्कस करोगे। उसके बाद मैंने आइंस का ट्रेंड आपके साथ डिस्कस किया था और साथ ही साथ फिर मैंने ये लेफ्ट टू राइट आइंस का क्या ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है, वो हमने डिस्कस किया था। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फर्दर आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है, उसमें मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों पॉइंट मतलब मैंने इनके तीनों डिस्कस कर लिए थे। आज हमने स्पेसिफिकली जो बात करनी है वो जी ट्रेंड्स पे बात करनी। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है इससे पिछली, ये वही स्लाइड है जो दरअसल मैंने आपको पहले डाटा प्रोवाइड किया था, जिसमें हर एलिमेंट की, जैसे मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिखा है, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, फोर्थ लिखी है। यहां पे तो 3 की लिखी है ना, आपकी बुक में ये टेबल मौजूद है। इस टेबल में मैग्नीशियम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, इन तमाम एलिमेंट्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तमाम इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज मौजूद हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज मौजूद हैं। इस डाटा को आपने मेरे साथ इनको समझना है और बताना है किस एलिमेंट पे क्या चार्ज आएगा। तो सबसे पहले देखें सोडियम। कल मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था कि जब दो आयनाइजेशन एनर्जी में एब्रप्ट गैप आए, बहुत बड़ा गैप आ जाए, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट के लिए 496, सेकंड इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट के लिए 4-5 यानी 4560 किलो जूल। अब बहुत बड़ा गैप है फर्स्ट वैल्यू में और सेकंड वैल्यू में। इसका मतलब क्या है कि नेचुरली सोडियम ये तो अचीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, दूसरा नहीं निकालेगा। इससे मुझे पता चल गया कि ये जो सोडियम है इस पे क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। इसी तरह मैग्नीशियम को देखूं तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये वाली पॉसिबल नहीं है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा मैग्नीशियम, तीसरा नहीं निकालेगा। इससे मुझे पता चल गया मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम की ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये तीनों वैल्यूज को ये गेन करेगा सराउंडिंग से, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 11,600 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा, +3। ये क्यों इतना बड़ा गैप आया, कल मैंने इसका रोल डिस्कस कर दिया था, स्टेबिलिटी के साथ लिंक करके बताया था कि क्यों ये बहुत बड़ा गैप आता है। इसी तरह सिलिकॉन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना समहाउ पॉसिबल होता है, 5वां नहीं होता। अच्छा जी, बाकी तो आप डाटा खुद भी देख सकते हैं। यहां पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। ये कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा जरा सी इसको समझिए। ये कोर इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या, मसलन अगर मैं यहां पर एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उन 13 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। जरा गौर फरमाइए,
इसके टोटल 3 शेल हैं, पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब जो 3 शेल हैं, इन तीसरे शेल में अगर आप देखो तो ये टोटल इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 s में 1 p में। नाउ दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, यानी 2 यहां से निकल जाएं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा? +3। इन तीनों के निकल जाने के बाद पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं हम उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखो तो 6 और 2 कितने हैं? 8। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन्स s और p में आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाती है चीज। इसका मतलब क्या है कि इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने पर एल्यूमिनियम के पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। चौथा निकालते वक्त क्यों 11,600 किलो जूल एनर्जी लग रही थी? क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से नहीं निकल रहा, कोर इलेक्ट्रॉन्स में से निकल रहा है, और कोर इलेक्ट्रॉन 8 हैं इसके अंदर, सेकंड शेल के अंदर। अब वो 8 कोर इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल के अंदर, तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, और ऑक्टेट रूल किसकी निशानी है? स्टेबिलिटी की निशानी है। अब इसका मतलब स्टेबिलिटी तो नहीं खराब कर सकता एल्यूमिनियम, इसलिए कोर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी तरह स्टेबल होते हैं। यह वजह है, ये मैंने कल आपको वैसे बता दी थी। अब चलते हैं आगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, ये जनरल सी बात मैंने पढ़ाई है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है। मसलन आप देखें टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ये आपको एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आप देखें 2 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं? 1 2 3 4 शेल हैं। टॉप टू बॉटम आपको पता है, हम पीरियड 1 से पीरियड 2 में जाते हैं, पीरियड 3 में जाते हैं, पीरियड 4 में जाते हैं। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या होता है? वो उसके नंबर ऑफ शेल्स हैं। अगर कोई एलिमेंट पीरियड 1 से बिलोंग करता है तो उसका मतलब उसका 1 शेल है, कोई पीरियड 2 से बिलोंग करता है उसके 2 शेल हैं। तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं डाउनवर्ड, साइज तो बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो खुद सोचो, न्यूक्लियस जो कि सिक्योरिटी गार्ड है किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स को उसने पकड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ कि यहां पे सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है या यहां ज्यादा टाइट है? ऑब्वियसली जहां एटम का साइज छोटा होगा वहां न्यूक्लियर चार्ज का असर भी ज्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से होल्ड करके रखेगा। तभी तो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एज कंपेयर टू जब एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो बड़े साइज में होता क्या है कि बड़े साइज के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और बड़े डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का यहां से भागना आसान है, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो समझ ही आया कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विच डिमिनिश द पावर ऑफ न्यूक्लियस, जिससे न्यूक्लियस की पावर डिमिनिश होती है, कम होती है, और उस कम पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए भागना आसान है। जब इलेक्ट्रॉन के लिए भागना आसान है तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होगी। ठीक है, लो होगी। अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं तो लेफ्ट टू राइट आपको पता है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, जैसे अगर मैं स्पेसिफिक पीरियड में बात करूं, अगर ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं तो इसके भी 2 शेल हैं और इसके भी कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहा हूं तो शेल्स तो नहीं बढ़ रहे, शेल्स तो सेम रह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में इजाफा हो रहा है। जब न्यूक्लियस के अंदर लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन में इजाफा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन नंबर से मुराद आपको पता है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा। जब न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग न्यूक्लियस क्या करेगा? ज्यादा अच्छा पहरा देगा, ज्यादा जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इधर देखें जरा, अब जैसे फर्ज करो न्यूक्लियस स्ट्रांग है तो न्यूक्लियर पावर उसकी ज्यादा है, ज्यादा न्यूक्लियर पावर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब इस रिड्यूस्ड साइज के अंदर ऑब्वियसली मेरे लिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल होगा, तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही बात कर रहा है
नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज टूवर्ड्स राइट। वैसे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन टॉप टू बॉटम भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ शेल भी बढ़ते हैं वहां पर, लेकिन लेफ्ट टू राइट शेल्स नहीं बढ़ते, सिर्फ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जिससे क्या होता है, न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। In a period, number of orbits remain same, therefore nucleus become capable of binding electron more closely। शेल्स तो बढ़ते नहीं है, प्रोटॉन्स बढ़ते रहते हैं, साइज छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, तो वी कैन से डेट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड। अब मैं आगे मूव करता हूं और मैं आपके सामने पीरियोडिक ट्रेंड आपके सामने रखे। इस पीरियोडिक ट्रेंड में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, शाबाश, ये देखें जरा। सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चीज डिस्कस करेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आपके सामने ये ब्लॉक्स क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लिथियम में से आसान है, सोडियम में से और आसान है, पोटेशियम में से और आसान है, रुबीडियम में से और आसान है, सीजियम में से और आसान है। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी हुई हैं, सबके साथ लिखी हुई हैं, 496, 419, 403। क्यों? क्योंकि मैंने बोला टॉप टू बॉटम, डेफिनेटली टॉप टू बॉटम, अभी मैंने बोला एटम का साइज क्या होगा, जनरली इंक्रीज करेगा। और आप देखो उसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, आयनाइजेशन एनर्जीज कम हो रही हैं। इन द मीनवाइल अगर आप इसके साथ वाले ग्रुप को देखो जिसमें ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, सेम ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा हो रहा होगा, और एटम का साइज के बड़े होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, और आप इन वैल्यूज को देख सकते हैं, ये वैल्यूज कम हो रही हैं। अभी मैं सिर्फ टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर आप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम की बात करें तो टॉप टू बॉटम, अगेन टॉप टू बॉटम साइज तो बड़ा हो रहा है और वैल्यू फिर कम हो रही है। ये ट्रेंड आपको हर तरफ देखने को मिलेगा, टॉप टू बॉटम वैल्यूज में कमी देखने को मिलेगी आपको। तो टॉप टू बॉटम वाला तो मसला ही कोई नहीं। अब दूसरा ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जी, लेफ्ट टू राइट यानी इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, अब इसमें कुछ इश्यूज नजर आएंगे। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट एटम का साइज आप लोगों ने देखा छोटा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, पीछे बता के आया हूं आपको। लेकिन आप थोड़ा गौर करें, लिथियम 520, लिथियम के पैरेलल ब्रिलियम आता है, ब्रिलियम 899, वैल्यू बढ़ गई, बहुत अच्छा, वैल्यू बढ़नी चाहिए, साइज छोटा हो रहा है, वैल्यू बढ़ेगी। ब्रिलियम के बाद बोरॉन को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसकी वैल्यू ब्रिलियम से भी ज्यादा होगी बट कम है, तो यहां स्टार लगा लेते हैं। स्टार लगाने का मतलब कि कुछ यहां पे एक्सेप्शनल है, कुछ चेंज है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, वो वजह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यह बात तो समझ आ गई है कि बोरोन ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, करता तो बोरोन की वैल्यू ब्रिलियम से ज्यादा होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं, कार्बन फॉलो कर रहा है, कार्बन की वैल्यू पीछे से ज्यादा है, नाइट्रोजन की वैल्यू और बढ़ गई, बिल्कुल ठीक है, बढ़नी चाहिए वैल्यू, साइज छोटा हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आगे ऑक्सीजन की भी बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ी, कम हो गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर भी मसला है, स्टार लगा लेते हैं। फ्लोरीन की वैल्यू बढ़ गई, यस, नियोन की वैल्यू बढ़ गई, यस, यानी थ्रू आउट सेकेंड पीरियड, थ्रू आउट सेकेंड पीरियड ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वैल्यू बढ़ ही रही है। लेकिन दो जगह ऐसी आई जहां ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, उसकी रीजन अभी हमने डिस्कस करनी है। अब आप एक काम करो, आप थर्ड पीरियड को भी देख लो, क्या थर्ड पीरियड में भी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं? देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, वैल्यू बढ़ रही है, आगे मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की वैल्यू कम हो गई, सेम वैसे जैसे बोरोन की कम हुई एल्यूमिनियम की भी कम हुई। सिलिकॉन की बढ़ गई, बढ़नी चाहिए, फास्फोरस की बढ़ गई, बढ़नी चाहिए, सल्फर की कम हो गई जैसे ऑक्सीजन की कम हुई, फिर आगे क्लोरीन की बढ़ गई, आर्गोन की बढ़ गई। कहने का मतलब यह है कि एक ही जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पे ग्रुप थर्ड ए एंड ग्रुप 6A,
इन दो जगहों पे प्रॉब्लम आ रहा है, इन दो जगहों पे एक्सेप्शनल केस आ रहा है। ये मैं ग्राफ की शक्ल में भी आपको दिखा देता हूं। ये देखें, लिथियम से शुरू हुए थे हम, ब्रिलियम की वैल्यू बढ़ गई, बोरोन की कम हो गई, तो इसकी वजह भी तलाश करते हैं। कार्बन की बढ़ गई, नाइट्रोजन की बढ़ गई, ऑक्सीजन की कम हो गई, अगेन इसकी वजह तलाश करते हैं, पीछे भी मैंने बताया। तो इसका मतलब है कि इनके पीछे की रीजन हमें जाननी है। अगला एसएलओ हमारा यही है, जरा इस चीज को समझें। अच्छा स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1s2, 2s2 एंड 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर देखा जाए तो 2p1, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अब s के अंदर एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब बोरोन, याद रखिए, आप लोगों को मैंने हुंस रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था प्रेफरेंस के मुताबिक फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल है। फुल फिल्ड के बाद आती है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड के बाद लास्ट में जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस लिस्ट में, वो पार्शियल फिल्ड है। ठीक, तो ये ऑर्डर फॉलो करना होता है। अब अगर गौर करो तो बोरोन के पास जो p ऑर्बिटल्स हैं वो अभी पार्शियल फिल्ड हैं, और वैसे भी p का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेरी हाई एनर्जी पे है एज कंपेयर टू s, तो ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों? आसानी से क्यों लूज करेगा? क्योंकि इसको लूज करने के बाद पीछे जो ऑर्बिटल मिलेगा वो s है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब s क्या है? फुल फिल्ड। फुल फिल्ड का मतलब ज्यादा स्टेबल। सबसे कम स्टेबल कौन है? पार्शियल फील्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फुल फील्ड। तो हुंस रूल के मुताबिक और इस इलेक्ट्रॉन के हाई एनर्जी पे होने के मुताबिक ये इजीली लूज हो जाएगा, और इसके लूज होने के बाद बोरोन फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। दैट्स व्हाई वो देर नहीं लगाता, फौरन ही इलेक्ट्रॉन निकालता है और ट्रेंड को भी फॉलो नहीं करता। ये वजह है इसके एक्सेप्शनल केस शो करने की। सिमिलरली सेम केस अगर आप देखो तो बोरोन के बाद, बोरोन के ही ग्रुप में अगर आप देखो तो किस में फॉलो होगा? एल्यूमिनियम में भी फॉलो होगा। मैं यहीं पे बताता हूं आपको। एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो अगेन ये p अकेला इसमें इलेक्ट्रॉन है, निकल जाएगा इजीली, क्योंकि उसको पता है पीछे मेरे पास s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वो फुल फिल्ड है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो इसलिए ये रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और सेकेंडली 3p एज कंपेयर टू 3s हाई एनर्जी पे है, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं और फौरन ही निकल जाएंगे। ये 2 वजूहात हैं कि ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब आगे चलते हैं कि यहां पे तो वजह समझ आ गई। ये बोरोन भी करेगा, बोरोन के साथ अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम भी करेगा, गैलियम भी करेगा, इंडियम, ये पूरे ग्रुप के अंदर ही ये मसला होगा, क्योंकि पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन एक तरह की है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। अच्छा, अब जो ऑक्सीजन का मसला होगा, याद रखिए वही मसला किसका होगा? सल्फर का। वही मसला बाकी सबका भी वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पूरे ग्रुप के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इन ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या बनेगा? 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब 2p4 का मतलब क्या है? मैं अगर p की बात करूं तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4। जल्दी से बताइए बेटा, ये कौन सी स्टेट है? पार्शियल फील्ड है। हाफ फील्ड क्या होता है? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड। फुल फील्ड क्या होता है? सब में 2 2 हों।
इसके अलावा कोई स्टेट होगी तो वो पार्शियल फील्ड आपको बता के आया हूं आपको हुन्स रूल में। अब होगा क्या अगर मैं सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, चूंकि मैं दोनों को इकट्ठा समझाना चाहता हूं, तो सल्फर की 16 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी इस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फर्क कितना है कि यहां 2p4 आया और यहां 3p4 आया। फर्क कितना है कि यहां 2p4 आया और यहां 3p4 आया, नीचे वाले में 4p4 आ जाएगा। तो फर्क तो यही है ना कि ऊपर इसकी दूसरा पीरियड है तो ये सेकंड पीरियड है तो इसके 2 शेल होंगे, सल्फर थर्ड पीरियड है तो उसके 3 शेल होंगे, बाकी इसके पी में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पी में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो कॉन्फ़िगरेशन जनरली तो सेम है। अब जो वजह मैं ऑक्सीजन की बताऊंगा वही सल्फर की होगी। क्या वजह है? सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन, आई नो के वो ऑपोजिट स्पिन में इसलिए अरेंज होते हैं कि ताकि रिपल्शन ना हो, बट स्टिल इनमें रिपल्शन पाई जाती है और इसलिए तो इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, जल्दी से निकलेगा ताकि इसके अंदर जो रिपल्शन है कम हो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो अभी किस स्टेट में है ये? शाबाश, अभी किस स्टेट में है? पार्शियल फील्ड। अभी ये पार्शियल फील्ड है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। यानी अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा। वैसे तो सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, लेकिन अभी इसके पास ऑप्शन नहीं है फुल फील्ड का, इसलिए ये हाफ फील्ड होगा और रेडीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि उसको पता है कि मैं पार्शियल फील्ड से हाफ फील्ड हो रहा हूं, अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा हूं, तो इसलिए वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली सल्फर भी ऐसा करेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल इनर इंटर रिपल्शन, कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है वो भी वजह बनती है कि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकले ताकि ये सिंगल हो डबल की बजाय, और ये अपने आप को रेलेवेंटली क्या करे? स्टेबल करे। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केसेस आपको देखने को मिलते हैं। कहां कहां देखने को मिलते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आयनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक जितना भी मटेरियल था वो सारा मैंने बता दिया, और फर्दर लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट फ्री रेडिकल्स। बड़ा फ्री रेडिकल्स वेरी इजी। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अ केमिकल स्पीशीज, जिस तरह एटम है, एलिमेंट है, आयंस हैं, ये सारे केमिकल स्पीशीज हैं, वैसे ही फ्री रेडिकल्स केमिकल स्पीशीज हैं कंटेनिंग जो मुश्तमिल होते हैं वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, मेकिंग इट हाईली रिएक्टिव and unstable. The presence of unpaired electron drive free radical to engage in chemical reaction, often leading to chain reaction that propagate rapidly through substance. क्या मतलब है इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, बस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं यहां पर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता हूं, क्लोरीन। वी ऑल नो डैट इस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा। तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने की वजह से सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर हैं जो दोनों क्लोरीन के हैं। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। समहाउ लाइट एनर्जी और हीट की मदद से हमने होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़ा, होमोलिटिकली मतलब सेंटर से बॉन्ड तोड़ा, और उसकी वजह से ये Cl अलग हो गया, ये Cl अलग हो गया। जैसे ये Cl अलग होगा तो क्या बनेगा? Cl 1 2, ये तो पेयर्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ये वाली भी पेयरिंग मौजूद है, लेकिन ये वाली जो पेयरिंग थी स्पेसिफिकली, ये अब सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। नाउ ये अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले ये स्टेबल था, पहले तो ये 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल था। अब ये स्टेबल की बजाय क्या हो गया? अनस्टेबल। इस अनस्टेबल स्पीशी को हम क्या नाम देंगे? रेडिकल। और ये हाईली अनरिएक्टिव है, ये फौरन चाहेगी मुझे दोबारा स्टेबिलिटी मिले, तो इसलिए किसी के साथ रिएक्शन के लिए रेडी होगी।
अभी आपके सामने एग्जांपल दी है, ए एंड बी दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन ए का एक बी का म्यूचुअल शेयर है। अगर ये बॉन्ड बराबर टूटेगा, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का बी के पास, तो ये अब डॉट किसको शो करता है यहां पर, अनपेयर को। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडिकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिकल। अब ये आगे जो बात की है कि ये चेन इंगेज करता है, केमिकल रिएक्शंस को चेन बनाता है, ये क्या बात है, इस चीज को जरा मैं समझाना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक जरा यहां स्लाइड ऐड कीजिएगा जरा, बड़े ही ध्यान से आपने बात को समझना है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा जी, जरा देखिए, गौर करें, ये मेरे पास ना एक फार्मूला है इथीन, शायद 9th-10th में आपने कहीं सुना हो इथीन। एक और मैं इथीन बनाता हूं, और मैं चाहता क्या हूं, मैं इन इथीन को जोड़ दूं आपस में, मुझे क्या फायदा होगा। ये मैं 2 बना रहा हूं, चलो मैं 3 बना देता हूं। 3 से मुराद ये 3 करोड़ है। 3 करोड़ तो मैं बना नहीं सकता, सिर्फ 3 से ये बताना चाह रहा हूं कि ये 3 अगर जुड़ सकते हैं तो 3 करोड़ भी जुड़ सकते हैं आपस में। मैं इनको जोड़ना चाहता हूं। जब ये इनको जोड़ दूंगा तो मुझे जो रिजल्टेंट केमिकल मिलेगा इनको जोड़ने के बाद, उसका नाम क्या रखूंगा, पॉलीथीन। पॉलीथीन नाम आपने सुना हुआ है, जो आप डेली लाइफ में शॉपिंग बैग यूज करते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीथीन, वो इसी से बनते हैं। अब इनको मैंने जोड़ना है। इनको जोड़ने का तरीका कार क्या होगा कि मैं यहां पर एक रेडिकल का इस्तेमाल करूंगा, रेडिकल आर डॉट। रेडिकल मैंने पहले ही बोला हाईली अनस्टेबल चीज है, ये तो चाहती है मैं किसी न किसी के साथ इंगेज हूं स्टेबिलिटी के लिए। इसको पता है कि मैं ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी के साथ पेयर कर लूंगा तो मेरे वापस 8 हो जाएंगे, तो ये फौरन अल्कीन के सामने क्या करेगा, उसका ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इंगेज करेगा। जैसे इसके साथ इंगेज होगा तो ये बनेगा आर सी एच एच, सिंगल बॉन्ड सी एच एच। ऑब्वियसली इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये वाला तो यहां आ गया, ये वाला तो आगे चला जाएगा यहां पर। अब अगर गौर करो, ये तो स्टेबल हो गया, बट ये बेचारा कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, पहले ये पेयर्ड था, अब ये अनपेयर्ड हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट टारगेट को देखेगा, सामने वाले मॉलिक्यूल को कहेगा जी बॉन्ड ब्रेक करो, मेरे साथ इलेक्ट्रॉन को इंगेज करो। जब सामने वाले का इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंगेज होगा, ठीक है, इस तरह से इसके साथ इंगेज होगा, तो सिमिलरली अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, जरा इसको अरेंज कीजिएगा पॉलीथीन को, जी यही अरेजर ऊपर, बस ठीक है, मार्क कर लें पेन, ठीक। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो इसके साथ इंगेज हो गया, लेकिन साथ वाला जो कार्बन है अब डेफिनेटली वो अब अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट को इंगेज करेगा, वो नेक्स्ट को इंगेज करेगा, वो नेक्स्ट को इंगेज करेगा, इस तरह मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूनिट्स आपस में अटैच होंगे, और एंड पे इसको रोकेगा कौन, दोबारा आर डॉट आएगा जो एंड पे आके इस चेन को रोकेगा, टर्मिनेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप रेडिकल्स का इस्तेमाल करके प्रोग्रेशन करवा सकते हैं, लॉन्ग चेन रिएक्शंस को प्रोसीड करवा सकते हैं, और यही बात उसने की है कि ये क्या करता है, मेकिंग, चूंकि हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव फ्री रेडिकल्स, जिसे मैंने बोला टू इंगेज इन केमिकल रिएक्शन ऑफन लीडिंग टू अ चेन रिएक्शन दैट प्रोपगेट, प्रोपगेट का मतलब प्रोग्रेस करना, बढ़ते जाना, जैसे मैंने चेन बताई आपको, और थ्रू आउट अ सब्सटेंस। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में ये बहुत यूज होते हैं। उसके बाद मैंने इनके कुछ फीचर्स लिखे हैं, आप लोग जानते हैं, रिएक्टिविटी पे मैंने बात कर दी है, उसके बाद फॉर्मेशन पे भी बात कर दी है, बनते कैसे हैं। फ्री रेडिकल कैन बी फॉर्म थ्रू होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, सेम, बराबरी, सेंटर से बॉन्ड टूटना, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये होते कैसे हैं, जब कोई रेडिएशन के अंदर इसको एक्सपोज करें, रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उस वजह से भी ये होते हैं। बहरहाल ये बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे।
एप्लीकेशन क्या है इन केमिस्ट्री? फ्री रेडिकल इनिशिएट पॉलीमराइजेशन, जैसे मैंने बोला, ऑक्सीडाइज मेटल एंड सिंथेसाइज केमिकल. इन बायोलॉजी दे प्ले रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स बट कैन ऑल्सो कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रीब्यूटिंग टू एजिंग एंड डिजीजेस. आपकी बॉडी में जो रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, वो सारे के सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे आपकी बॉडी में अप्लाई होते हैं. देयर रिएक्टिविटी कैन बी हांस्ड, इसको जरा नीचे करें, इन कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक पॉलीमर प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी. तो ये हमारा लास्ट एसएलओ था. नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक टेस्ट योरसेल्फ रखा है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें और इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कल हमने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करना है, लेकिन इनिशियली पहले मैं इनको डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे. एक काम करते हैं कि एक टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज करता हूं मैं. उस टेस्ट में इस पूरे चैप्टर का एक थॉरोली आप वीडियोस देखें सारी. दोबारा वीडियोस देखने के बाद मुझे आप इन्फॉर्म करें. ग्रुप के अंदर मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगता है कि वीडियोस आपको सारी क्लियर हो गई हैं, तो मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रखूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कहाँ तक है. तो इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे. इन तमाम चीज़ों को आपने एक दफ़ा डिस्कस करना है और जो नहीं समझ आता वो मुझे आपने बताना है. कोई सवाल है यहाँ तक किसी किस्म का तो वो पूछ सकते हैं आप.